गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। यूआर बैंकर में स्वागत है आप सभी लोगों का। माय नेम इज अमित। आज हम लोग डिस्कस करेंगे द इकोनॉमिक टाइम्स एडिटोरियल 22 जून 2020। बेसिकली आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है लिमिटेड लाइबिलिटी शुड मीन समथिंग। मीन्स लिमिटेड लाइबिलिटी का कुछ मीनिंग होना चाहिए। ऐसा इसलिए बोला गया है कि मैं आपको फर्स्टली आपको बता देना चाहता हूँ कि लिमिटेड लाइबिलिटी होती क्या है। लाइबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, और लिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी को आपने लिमिटेड कर दिया। और दूसरी एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी क्या होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें कोई कंपनी का अगर शेयर होल्डर है या फिर कंपनी का जो अगर डायरेक्टर है तो उसकी जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको एक सर्टेन एक्सटेंड तक ही क्या है कि लिमिट कर दिया जाता है। मींस फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लेते हैं कोई कंपनी है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, उसमें मान लेते हैं कोई पर्सन है ए, उसकी शेयर होल्डिंग है 100 रुपये की। देन क्या होगा, अगर कंपनी इन केस इन फ्यूचर अगर बैंकरप्ट हो जाती है तो देन ए को सिर्फ क्या है कि 100 रुपये ही पे करने होंगे। अगर ए का पर्सनल असेट 1,000 रुपये का है देन ऐसा नहीं होगा कि ए के पर्सनल असेट से जो कंपनी का जो लॉस है उसको कंपनसेट किया जाएगा। मीन्स लिमिटेड लाइबिलिटी का कंपनी का मतलब होता है कि आपकी लाइबिलिटी उसमें लिमिटेड है। मीन्स फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लो आपकी पर्सनल असेट 1,000 रुपये के, लेकिन आपकी जो कंपनी के अंदर पार्टनरशिप है वो आपकी 100 रुपये की है। देन अगर किसी कंडीशन में अगर कंपनी अगर बैंकरप्ट होती है तो जो लॉसेस रहेंगे, आपको जो लॉसेस पे करने होंगे सिर्फ आपको 100 रुपीज़ के लॉसेस पे करने होंगे। मीन्स आपकी लाइबिलिटी उसमें लिमिटेड है। लेकिन कई कंपनीज लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज़ को छोड़ कर जो दूसरी कंपनीज़ जो रहती हैं, जो जनरल कंपनियाँ रहती हैं, उसमें क्या होता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी पूरी होती है। जैसे कि अगर आप उसका डेप्ट, अगर आप बैंक्स का अगर आप डेप्ट पे नहीं करते हो देन क्या होता है कि जो बैंक्स और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रहते हैं उनके पास ऐसे राइट्स होते हैं कि जो आपके पर्सनल असेट को सेल करके अपने लोन को कंपनसेट कर सकते हैं। तो ये मेन डिफरेंस होता है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज़ का और जो हमारी जनरल कंपनीज़ होती है, इनमें बेसिकली ये डिफरेंस होता है। तो इस एडिटोरियल में ऐसा बताया गया है कि अब बैंक्स आजकल क्या कर रहे हैं कि बैंक्स लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज़ के जो डायरेक्टर हैं उनसे भी ये लोग क्या है कि पर्सनल गारंटीज़ ये लोग क्या है कि इन्वोक कर रहे हैं, पर्सनल गारंटीज़ ये लोग मांग रहे हैं। एक्चुअल में ऐसा ये इसलिए कर रहे हैं बैंक, ताकि पर्सनल गारंटी से क्या होता है कि एक इनको एक एश्योरिटी मिलती है। मतलब जो लोन की जो रिकवरी रहती है उनको एक एश्योरेंस मिलती है कि हाँ ठीक है, हम लोग अगर इनका पर्सनल एसेट अगर हम लोग सेल कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं उनको लोन रिकवरी की एक एश्योरेंस मिलती है। साथ ही साथ क्या होता है कि प्रमोटर का अगर पर्सनल अगर गारंटी है तो प्रमोटर भी जो है कुछ अनचाहे डिसीजंस मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि वो नहीं ले सकता है। मीन्स वो जो बिज़नेस उसका रहता है वो एक प्रॉपर वे में उसको क्या है कि रन करता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीके से अपना बिज़नेस वो रन करता है। तो कहीं ना कहीं मतलब ये जो रूल्स है, ये रूल्स बेसिकली आया था 2003 के अंदर, जब आरबीआई ने ऐसा बोला था कि अगर आप किसी लोन की अगर आप रिस्ट्रक्चरिंग करते हो तो देन क्या होता है कि उस रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर आपका प्रमोटर का भी कुछ स्टेक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे जेट एयरवेज के जो चेयरमैन है नरेश गोयल, या फिर हम लोग इसको प्रमोटर बोल सकते हैं, तो जेट एयरवेज का जो टोटल लोन था 11,000 करोड़ रुपए का था। तो मीन्स इसमें उनकी कहीं ना कहीं कुछ पर्सनल इसमें गारंटी थी। एमटोक ऑटो के जो अरविंद धाम थे उनका भी काफ़ी लोन क्या है कि ड्यू था पब्लिक सेक्टर बैंक में, तो उनकी भी कहीं ना कहीं इसमें क्या है कि पर्सनल गारंटी थी। सो फ्रेंड हम लोग स्टार्ट करते हैं। द कंसेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी आर्गुएबली अंडरपिन्स द अपसर्ज इन प्रोस्पेरिटी सिंस द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं कि लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज से क्या है कि मतलब एक प्रोस्पेरिटी क्रिएट हुई है। द फैसिलिटी ऑफ लिमिटिंग वंस रिस्क इन एन एंटरप्राइज टू द एक्सटेंड ऑफ द कैपिटल डिप्लॉयड इन इट विदाउट इंडेंजरिंग द रेस्ट ऑफ वंस पर्सनल एसेट अलाउड पीपल टू इन्वेस्ट इन मल्टीपल जॉइंट स्टॉक कंपनीज। देखो इसमें बहुत अच्छी बात बोली गई है। इसमें ऐसा बोला गया है कि ठीक है, अगर आपने क्या है एक ये एक्चुअल में एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें क्या है कि एक पर्सन की क्या है कि रिस्क को आप क्या है कि मतलब एक लिमिट तक ही क्या है कि आपने उसकी रिस्क को आपने एक लिमिट तक आपने उसकी जो रिस्क है उसको आपने एक लिमिट तक आपने कंट्रोल किया हुआ है। मीन्स जितना वो कैपिटल उस कंपनी के अंदर डिप्लॉय करेगा उसकी उतनी ही रिस्क रहेगी। मैं आपको पहले एक एग्जांपल बता चुका हूँ, 100 रुपये का अगर उसका इन्वेस्टमेंट है तो उसकी लाइबिलिटी सिर्फ 100 ही रुपये की रहेगी। तो इससे क्या होगा कि मतलब जो पर्सन रहेगा वो क्या है कि डिफरेंट जॉइंट स्टॉक कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। Pools of savings could thus be brought together to fund gigantic limited liability companies that spanned continents, funded exploration and innovation, and created new jobs, incomes, and prosperity that raised billions out of poverty, gave government the fiscal power to dream and act big, एंड स्पॉन्ड कंज्यूमिंग मासेज हु फ्यूल्ड फर्दर ग्रोथ इन वर्चुअस साइकिल। देखो वर्चुअस साइकिल का मतलब होता है कि एक फेवरेबल वे के अंदर। देखो इसमें क्या बोला गया है, इसमें यह बोला गया है कि जो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज थी
अब जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें क्या होता है कि बिल्कुल जो लाइबिलिटी रहती है डायरेक्टर की या जो कंपनी का जो ओनर रहता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, एक्चुअल में इसमें कंपनी का कोई ओनर रहता ही नहीं, इसमें क्या है कि सब पार्टनर्स रहते हैं एक तरीके से। तो उससे क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि यार एक ए नाम की कोई कंपनी है, इस कंपनी में अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मेरा जो पर्सनल एसेट है वो पर्सनल एसेट मेरा सेफ रहेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर कंपनी मेरी अगर बैंकरप्ट हो जाती है तो मेरे पर्सनल एसेट से क्या है कि जो लोन रहेगा उसको कंपनसेट किया जाएगा। देन इस कंडीशन में क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट रहता है इन कंपनीज़ में क्या है कि इन्वेस्टमेंट काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। मीन्स इनके पास क्या है कि कैपिटल काफ़ी अमाउंट में होता है। कैपिटल काफ़ी अमाउंट में होता है तो मीन्स इनके पास क्या होता है कि जो एक्सप्लोरेशन और इनोवेशन की जो फंडिंग होती है काफ़ी हाई होती है। एक्सप्लोरेशन मीन्स स्टडी करना नई चीज़ों की, इनोवेशन ये सब ज़्यादा, एक्सप्लोरेशन और इनोवेशन दोनों की फंडिंग काफ़ी हाई अमाउंट में होती है एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज। और दूसरी चीज़ क्या होती है इसमें, नई जॉब्स क्रिएट होती है, इनकम जनरेट होती है, प्रॉस्पेरिटी क्रिएट होती है। इससे क्या होता है कि जो बिलियंस ऑफ जो हमारे पीपल हैं, मतलब बिलियंस ऑफ पीपल क्या है कि आउट ऑफ पॉवर्टी आ चुके हैं इससे, ठीक है। और गवर्नमेंट को एक पावर आती है कि गवर्नमेंट क्या है कि एक्ट बिग और ड्रीम बिग, इसमें ऐसा बताया गया है कि ऐसा गवर्नमेंट के पास एक ऐसी पावर आती है कि गवर्नमेंट बड़ा सोच सकती है और बड़ा कर सकती है। और द कंसेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी, नेक्स्ट चीज़ इसमें बोली गई है, द कंसेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी इज अंडर रिन्यूड थ्रूट इन इंडिया। ठीक है, मतलब क्या है कि अब ऐसा बोल रहे हैं, देखो मेन पॉइंट अब आता है इसका, इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि जो लिमिटेड लाइबिलिटी का जो कंसेप्ट है, जैसा कि मैं आपको ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये क्या है कि इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं खतरे के अंदर है। थ्रीट का मतलब ये होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किस तरीके से खतरे में है। टेक द रिसेंट स्टेटमेंट बाय इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया चेयरमैन एम.एस. साहू दैट सस्पेंशन ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड for a year to give respite to COVID affected businesses does not bar invoking personal guarantee given to corporate debtors। देखो इसमें एक चीज़ बोली गई है, जो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है हमारे एम.एस. साहू जी ने, उन्होंने क्या अभी बोला था, उनका एक स्टेटमेंट आया था कि जो कंपनीज़ हैं, जो कंपनीज या फिर जो बिजनेसेस हैं जो कोविड-19 से अफेक्टेड है, उनके ऊपर क्या है कि इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी की प्रोसीडिंग को क्या है कि 1 साल के लिए टाल दिया गया है। अब टाला क्यों गया है, टालने का रीज़न क्या है? टालने का रीज़न ये है कि अगर ये उनको रेस्पाइट नहीं देते हैं तो देन वो कोर्ट में फिर एक लिटिगेशन लगाएंगे कि कोविड-19 की वजह से हम लोग हमारा पेमेंट टाइम पे हम लोग पे नहीं कर पाए, तो देन कहीं ना कहीं प्रोसीडिंग्स जो रहेगी उनमें टाइम फिर ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो देन इस टाइम कंज्यूमिंग से बचने के लिए IBBI ने सीधा उनको एक रेस्पाइट दे दिया है, बोला ठीक है आपको 1 ईयर के लिए आपको रेस्पाइट दिया जाता है, इसके बाद आपके ऊपर अगर आपका जो इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स है वो आपके ऊपर कंटिन्यू की जाएगी। लेकिन एक चीज़ इसमें बोली गई है, डज नॉट बार इन्वोकिंग पर्सनल गारंटी गिव्स टू कॉर्पोरेट डेप्टर्स। ठीक है, लेकिन जो पर्सनल गारंटी अगर किसी बंदे ने अगर दे रखी है, पर्सनल गारंटी अगर किसी कॉर्पोरेट डेप्टर को दे रखी है, तो देन उसके लिए ये रूल्स लागू नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं कोई कंपनी है ए नाम की कोई कंपनी है, उसका कोई गारंटर है, उसने 100 करोड़ रुपए की गारंटी दी है बैंक को। तो IBBI का जो केस यहाँ पे जो बनता है, IBBI के अकॉर्डिंग क्या होगा कि उस कंपनी के ऊपर अभी कोई इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट नहीं की जा सकेगी 1 साल तक। लेकिन जिसने पर्सनल गारंटी दी है उसके ऊपर ये प्रोसीडिंग्स क्या है कि की जा सकती है, ये इसमें बताया गया है। द IBBI चेयरमैन्स टेक्निकल क्लेरिफिकेशन हाईलाइट्स द परवेसिव एक्सकोरिएशन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी इन इंडिया बाय बैंक्स लेंडिंग टू ए कंपनी सीकिंग पर्सनल गारंटी फ्रॉम इट्स डायरेक्टर। देखो IBBI चेयरमैन का जो टेक्निकल क्लेरिफिकेशन है, अब देखो इसमें टेक्निकल क्लेरिफिकेशन इसमें बात बोली गई है। टेक्निकल क्लेरिफिकेशन हाईलाइट द परवेसिव का मतलब होता है कि जो बैडली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, और एक्सकोरिएशन का मतलब बेसिकली क्या होता है कि क्रिटिसिज्म जिसको हम लोग बोलते हैं, जो ऐसा क्रिटिसिज्म जो किसी को डिफेम करते हैं, मतलब तो हाईलाइट द परवेसिव एक्सकोरिएशन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी इन इंडिया बाय बैंक्स लेंडिंग टू ए कंपनी सीकिंग पर्सनल गारंटी फ्रॉम इट्स डायरेक्टर। देखो इसमें क्या हो रहा है कि ठीक है, इन्होंने ऐसा बोल दिया है, जो एम.एस. साहू ने ऐसा बोला है कि 1 ईयर तक जो कंपनीज रहेगी उनके ऊपर इंसॉल्वेंसी की फाइलिंग नहीं की जाएगी, लेकिन जिसने पर्सनल गारंटी दी है तो उसके ऊपर ये फाइलिंग की जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब इस केस में क्या होता है कि जो बैंक्स जो रहते हैं, बैंक क्या कर रहे हैं कि जो लिमिटेड लाइबिलिटीज़ की जो कंपनी है उनके डायरेक्टर्स से ये लोग क्या है कि पर्सनल गारंटी ये लोग मांग रहे हैं। मीन्स अगर किसी लिमिटेड लाइबिलिटी की कंपनी को अगर ये लोग बैंक अगर लोन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि पर्सनल गारंटी एक तरीके से मांग रहे हैं उनसे। लेकिन रूल के अकॉर्डिंग लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, जैसा कि नाम से हम लोगों को पता चल रहा है, उसमें किसी की आप पर्सनल गारंटी नहीं मांग सकते हो। मीन्स अगर कंपनी अगर बैंकरप्ट होती है तो उसके पर्सनल एसेट को आप छू भी नहीं सकते हो। लेकिन बैंक क्या कर रहा है, बैंक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। बैंक्स क्या कर रहे हैं कि उनसे अपनी एक पर्सनल गारंटी ये लोग मांग रहे हैं।
ये इसमें बताया गया है। तो इस तरीके से क्या है कि एक थ्रीट है, एक रिन्यूड थ्रीट जो इसमें ऊपर बोला गया है, इस तरीके से रिन्यूड थ्रीट है। क्यों है? क्योंकि ये क्या है कि लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, उनके प्रमोटर्स हैं, ये लोग उनसे पर्सनल अपनी गारंटी मांग रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, The IBS chairman technical clarification highlighted the pervasive excoriation of limited liability in India by banks lending to a company seeking personal guarantee from its director. ठीक है, इन द ऑनगोइंग लिटिगेशन ओवर पेइंग द गवर्नमेंट इट ड्यूज शेयर ऑफ टेलीकॉम ऑपरेटर्स एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू वाइल कंसिडरिंग द टेलीकॉम ऑपरेटर्स प्ली begged by the government to be given more time to pay dues, Justice Arun Mishra wondered aloud about the viability of seeking directors guarantee for their company's obligation to cough up their dues over an extended period. देखो इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ दी गई है, पहले मैं आपको बता देता हूँ ये बोलना क्या चाह रहा है। इसमें ऐसा बोला गया है कि जो अभी एक्चुअल में क्या इशू चल रहा है, मैं आपको पूरा इसका बता ही देता हूँ कि एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू होता है टेलीकॉम ऑपरेटर्स का। तो गवर्नमेंट और जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो कंपनी है, उन दोनों के बीच में अभी एक डिस्प्यूट चल रहा है। तो अब गवर्नमेंट क्या चाहती है कि गवर्नमेंट ऐसा चाहती है कि जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स कंपनीज़ के जो डायरेक्टर है वो अपनी क्या है कि पर्सनल गारंटी प्रोवाइड करें उनको। भाई आपको अगर 10 साल में देना है तो ठीक है, आप प्रमोटर्स हैं, आप अगर कंपनी अगर पे नहीं कर पाती है तो आप क्या है कि आप उसकी पर्सनल गारंटी दीजिए। तो ये कहीं ना कहीं क्या है कि ये एक बैड थिंग है। अब इसकी जो सुनवाई एक जज कर रहे थे, अरुण मिश्रा ने इसकी सुनवाई की थी। तो अरुण मिश्रा काफ़ी कंफ्यूज थे कि मतलब इसमें अपना जजमेंट क्या देना चाहिए, इसको यस करना चाहिए, नो करना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा चाहती थी कि जो उस कंपनीज़ के जो डायरेक्टर हैं, टेलीकॉम ऑपरेटिंग कंपनीज़ के जो डायरेक्टर हैं, वो अपनी पर्सनल गारंटी प्रोवाइड करें। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू क्या होता है। एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू को हम लोग समझते हैं, ये डिस्प्यूट क्या है एक्चुअल में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम और टेलीकॉम ऑपरेटर्स के बीच में एक डिस्प्यूट है। ये डिस्प्यूट को हम लोग समझते हैं। देखो इंडियन गवर्नमेंट है उसने क्या है कि टेलीकॉम सेक्टर को क्या है कि लिबरलाइज किया था एज पर द नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 1994 में। ठीक है, टेलीग्राफी एक्ट था 1885, उसके अंतर्गत नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी को 1994 में इन्होंने क्या किया था कि लिबरलाइज किया था। नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 1994 आई थी और जो एक्ट था इंडियन टेलीग्राफी एक्ट था 1885, उसमें इन्होंने क्या किया था कि जो टेलीकॉम जो सेक्टर था उसको जाके लिबरलाइज किया था। इसके अंतर्गत क्या होता था, इसमें क्या होता था कि एक जो फिक्स जो एक लाइसेंस की फ़ीस जो रहती थी उन्होंने एक फ़िक्स की थी। अगर आपका रेवेन्यू कितना भी जनरेट होता है उससे हमें मतलब नहीं है, आपको एक फिक्स अमाउंट में लाइसेंस की फ़ीस आपको पे करनी होगी। उसके बाद क्या होता है कि ठीक है, देन उस कंडीशन में क्या होता था कि जो टेलीकॉम ऑपरेटिंग कंपनीज जो थी उनको कई बार क्या है कि लॉस होता था, तो देन वो क्या है कि पेमेंट करने में डिले करते थे। मीन्स वो लोग फिर कोर्ट में फाइलिंग करते थे कि हम लोगों को लॉस हुआ है तो फिर हम लोग लाइसेंस की फ़ी पे नहीं कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, मतलब कि इन चीज़ों का एक सोल्यूशन निकालने के लिए एनडीए की गवर्नमेंट आई 1999 में। एनडीए की गवर्नमेंट फिर एक नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी लाई अपनी। तो उन्होंने उसने क्या किया, जो लाइसेंस की फ़ीस जो थी, लाइसेंस की फ़ीस को उन्होंने रिप्लेस कर दिया रेवेन्यू शेयरिंग फ़ीस से। मीन्स उन्होंने क्या बोला कि ठीक है, आप लाइसेंस की फ़ीस आप पे मत करो, आपका जितना रेवेन्यू जनरेट होगा उस रेवेन्यू का कुछ परसेंट आप हमें एज ए लाइसेंस फ़ी आप पे कर दीजिए। स्टार्टिंग में 15% था एडीआर, जिसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू। स्टार्टिंग में 15% था, उसके बाद 13% हो गया है, उसके बाद ये 8% रहा है। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब देखो इशू कहाँ से आना स्टार्ट होता है। गवर्नमेंट देखो एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू क्या होता है कि रेवेन्यू मान लो 100 रुपये का हुआ तो 100 रुपये का 8 रुपये हमको गवर्नमेंट को पे करना है, टेलीकॉम ऑपरेटिंग कंपनीज़ को। किसी मान लेते हैं कि भारतीय एयरटेल का 100 रुपये का रेवेन्यू जनरेट होता है, तो उसमें से 8 रुपये गवर्नमेंट को एज ए एडीआर इनको पे करना है। ये क्लियर है एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू। अब इशू क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो गवर्नमेंट चाहती थी कि एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू में ऐड हो, लेकिन टेलीकॉम ऑपरेटिंग कंपनीज चाहती थी कि ये चीज़ें उसमें ऐड ना हो। ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें। इंस्टॉलेशन चार्जेस थे, वैल्यू एडेड सर्विसेज थी, इंटरेस्ट की इनकम हो गई, डिविडेंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट चाहती थी कि जो कंपनीज़ का जो एडीआर जो होता है, जो कंपनी एडीआर निकालती है अपने रेवेन्यू में से, तो कंपनी के रेवेन्यू में ये चीज़ें ऐड हो, उसके बाद कंपनी अपना क्या है कि एडीआर साइड में करके गवर्नमेंट को प्रोवाइड करे। लेकिन टेलीकॉम ऑपरेटिंग कंपनीज ऐसा चाहती है कि जो इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं, वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं, इंटरेस्ट इनकम है और डिविडेंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट हो गया, इंश्योरेंस क्लेम हो गया, ये एक अलग चीज़ है, ये उनका पर्सनल रेवेन्यू है, इसको उस रेवेन्यू में ऐड नहीं करना चाहिए जिस रेवेन्यू से ये लोग एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू यानी कि एडीआर साइड में निकालते हैं और गवर्नमेंट को पे करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बैंक्स हैव टू लर्न टू असेस रिस्क एंड रिसोल्व इंसॉल्वेंसी फास्ट, नॉट प्रोटेक्ट देमसेल्व्स बाय थ्रोटलिंग लिमिटेड लायबिलिटी बाय सीकिंग पर्सनल गारंटी फॉर कॉर्पोरेट डेब्ट। अब देखो
इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि बैंक को क्या करना चाहिए, बैंक को क्या है कि जो लिमिटेड लाइबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्या है कि थ्रोटल नहीं करना चाहिए, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। और बैंक को क्या करना चाहिए कि रिस्क को असेस करना सीखना चाहिए, और इंसॉल्वेंसी की जो प्रोसीडिंग्स है उनको क्या है कि फास्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि आप क्या है कि खुद को आप सेफ करने के लिए आप क्या है कि जो लिमिटेड जो आप क्या है कि खुद को सेफ करने के लिए आप क्या है कि पर्सनल गारंटी आप मांग रहे हो कॉर्पोरेट डेब्ट के लिए। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का द इकोनॉमिक टाइम्स का एडिटोरियल। और जैसा कि मेरे पास कमेंट्स आए थे कि सर वोकेब भी आप डिस्कस कीजिए, तो मैं यहाँ पर कुछ वोकेब्स आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अंडरपिन का मतलब होता है कि सपोर्ट करना, फर्स्ट वोकेब है। अंडरपिन का मतलब किसी चीज़ को सपोर्ट करना, जैसे कि ऊपर आया था कि अंडरपिन द अपसर्ज मीन्स क्या है कि जो अपसर्ज हो रहा है, मतलब प्रोस्पेरिटी में जो अपसर्ज हो रहा है उसको क्या है कि मतलब ये सपोर्ट कर रहा है। सेकंड है डाइगेंटिक का मतलब होता है वास्ट या फिर लार्ज इन साइज। जैसे कंपनीज जो होती है काफ़ी क्या है कि डाइगेंटिक होती है, मतलब बहुत लार्ज साइज में होती है कंपनीज। स्पान का मतलब होता है एक्सपेंड एक्रॉस, मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे पर फैलना, इसको बोलते हैं अपन स्पांड। और एक दूसरा मीनिंग होता है इसके जस्ट नीचे दिया हुआ है फोर्थ नंबर का, स्पांड, SPAWNED। स्पांड का मतलब होता है स्टार्ट या फिर ग्रो करना, ठीक है, स्पांड करना या फिर ग्रो करना। जैसे इसमें एक सेंटेंस दिया हुआ था, स्पांड कंज्यूमिंग मासेस हु फ्यूल्ड फर्दर ग्रोथ इन वर्चुअस साइकिल। मतलब क्या हुआ कि उसने जो था स्टार्ट कर दिया है कंज्यूमिंग मासेस हु फ्यूल्ड फर्दर ग्रोथ इन वर्चुअस साइकिल। मतलब उसने क्या है कि जो ऐसी मासेस जो थी, मतलब जो कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा करती थी, उसको उन्होंने क्या है कि स्टार्ट कर दिया है। मतलब ऐसी मासेस क्रिएट हो गई है जिसका जो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज थी उन पे भरोसा काफ़ी ज़्यादा था। तो स्पांड का मतलब होता है कि स्टार्ट करना है फिर ग्रो करना। अब देखो इसमें दिया हुआ है वर्चुअस साइकिल होता है और एक विशियस साइकिल होता है। वर्चुअस साइकिल का क्या मतलब होता है कि फेवरेबल रिजल्ट होता है, ठीक है। इसमें दिया हुआ था देखो, ग्रोथ इन ए वर्चुअस साइकिल, मतलब जो ग्रोथ जो थी एक फेवरेबल साइकिल, ग्रोथ जो थी मतलब एक फेवरेबल रिजल्ट था, मतलब ग्रोथ का, इसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअस साइकिल। दूसरा होता है, इसमें दिया हुआ नहीं है लेकिन मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया है, विशियस सर्कल। विशियस सर्कल का मतलब होता है डेट्रीमेंटल रिजल्ट। देखो वर्चुअस का मतलब होता है कि फेवरेबल, मतलब वर्चुअल जो है हमारा, वर्चुअस जो है हमारा पॉजिटिव मीनिंग है, और जो विशियस है हमारा क्या है कि नेगेटिव मीनिंग है। वर्चुअस का मतलब होता है फेवरेबल और विशियस का मतलब होता है डेट्रीमेंटल, मतलब खराब। परवेसिव का मतलब होता है अनवेलकम इन्फ्लुएंस, सेकंड लास्ट। परवेसिव का मतलब होता है अनवेलकम इन्फ्लुएंस, ठीक है, इन्फ्लुएंस कर रहा है लेकिन क्या है कि एक खराब वे में क्या है कि इन्फ्लुएंस कर रहा है। एक्सकोरिएशन का मतलब होता है हार्श क्रिटिसिज्म टू डिफेम, मतलब किसी की छवि को ख़राब करने के लिए, मतलब क्या है कि हार्श क्रिटिसिज्म करना, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सकोरिएशन। एक्सकोरिएशन का बेसिकली क्या मीनिंग जो रहता है, एक्चुअल में मीनिंग होता है कि जैसे कि कोई, जैसे हम फॉर एग्जांपल लेते हैं कि स्किन जो रहती है हमारी, स्किन जब जैसे मान लो हम लोग साइकिल से या बाइक से गिर जाते हैं तो स्किन जो हमारी छिल जाती है, मीन्स स्किन की जो एक लेयर हमारी अलग हो जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सकोरिएशन। तो इसी से ही ये वर्ड लिया गया है कि मतलब एक हार्श क्रिटिसिज्म जो क्या है कि मतलब किसी की छवि को या छवि को क्या है कि डिफेम करे। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा द इकोनॉमिक टाइम्स का एडिटोरियल। थैंक यू सो मच।